हस्तिनापुर गांव में रहने वाली सरोज के 5 बेटे थे। उसका पति जगदीश पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले जगदीश का स्वर्गवास हो गया था। समय के साथ सरोज के सभी बेटे जवान हो गए और उन्होंने पिता के कपड़ों के सीमित कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में बदल दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। अरे सरोज के 5 बेटों ने मिलकर सरोज का मान ही बढ़ा दिया भाई। पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और फिर उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहा रमेश भाई। अमीर रईस होने का सरोज के मन में जरा भी अहंकार नहीं है। जरूर ही पिछले जन्म में इसने पुण्य किए होंगे, तभी जाकर इस कलयुग में इसे 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरोज के प्रति गांव वालों के मन में काफी इज्जत थी। पैसे वाली होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था। अरे मेरे 5 पांडु, यहाँ पर आओ। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, शाम को बात हो सकती है। कामकाज के प्रति क्या इतना मशरूफ हो गए हो तुम लोग, जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते? मोहन भैया, तुम माँ की बात सुन लो, हम चारों कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने तुम 5 भाइयों के लिए लड़कियां पसंद की हैं। सभी खानदानी और रईस खानदान की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी उसका तीसरा बेटा कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। माँ, शुरुआत से ही हम 5 भाइयों की सोच यही रही है कि हम गरीब घरों की बेटियों को ही इस घर में दुल्हन बना कर लाएंगे। माँ, प्रदीप सही कह रहा है। अरे पगला गए हो क्या तुम लोग? अगर मैं किसी गरीब की बेटी को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का मेल भी नहीं देखा कहेंगे। माँ, आपको जमाने की पड़ी है, बल्कि ये सोचो कि किसी गरीब की बेटी का हाथ थामने से किसी गरीब पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। सरोज फ्रेंड सेजल से फोन पर पूछ लेती है, पर करना तो काजोल को खुद से था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। खिचड़ी बनने में अभी कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ, जल्दी से तैयार करो। तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। आधे घंटे में खिचड़ी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। अल्पना रसोई से बाहर चली जाती है। अल्पना बहन जी, और काजोल बहू नजर नहीं आ रही जी। वो आप सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर रही है। अल्पना बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया। अब क्या करूँ, अपने गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही पड़ेंगे। आप लोग बैठिए, मैं जरा भी आती हूँ। वो आ गई आपकी बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ, ये तो सच है, प्रसाद बहुत बढ़िया बनाया है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। YouTube पर सही दिखाया था। हींग जीरे का छौंक, हींग जीरे की खुशबू से खिचड़ी और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है, आज तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और YouTube पर देखकर जैसे तैसे प्रसाद की खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आगे अभी हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी होती है और कमरे में आ जाती है। तभी जिगर भी आ जाता है। अरे तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के बंगाली रेस्टोरेंट से तुम्हारी फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम बाजार का कुछ क्यों खाएं? क्या तुम मेरे हाथ की बनी गुजराती खिचड़ी नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो आज खिचड़ी बनाई है। जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ और ऊपर से थोड़ा देसी घी भी डाल देना। अल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह से चल रहा था। अल्पना के मन में काजोल के लिए खट्टी मीठी तकरार का सिलसिला अभी भी कायम था। ऐसे ही एक दोपहर अल्पना धूप में अचार और पापड़ सुखा रही थी। तभी उसकी पड़ोसन मनोरमा घबराई हुई आ जाती है। अरे अल्पना, कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी वाला दिन भी आ जाता है। कविता और तारा दोनों सज धज कर बारात में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बारात मोनिका के घर पहुंचती है। मोनिका भी लाल जोड़े में लिपट कर मंडप में आ जाती है। मोनिका के गहने देखकर सभी मेहमानों के होश उड़ जाते हैं। सरला ने बहुत ही भारी भरकम जेवर अपनी सबसे छोटी बहू के लिए बनवाए थे, लेकिन कविता और तारा को ये देखकर बहुत जलन होती है और आखिरकार मोनिका और रोहित की शादी हो जाती है। मोनिका शादी करके अपने ससुराल आती है तो सरला कहती है, ये है मेरी मोनिका बहू, जो दिखने में मेरी दोनों बहुओं से ज्यादा खूबसूरत है, और शादी में जो गहने मैंने दिए हैं वो तो इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे थे। ओले, मेरी प्यारी बहू अब थक गई होगी। अरे ओ दोनों बहुओं, मेरी छोटी बहू के लिए कुछ खाने के लिए बना दो।
और मोनिका बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, तब तक ये दोनों कुछ बना कर ले आएंगी तुम्हारे लिए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए कविता और तारा किचन में चली जाती हैं और मोनिका के लिए खाना बनाती हैं। फिर वो दोनों खाना बनाकर मोनिका को खाने के लिए देती हैं, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद ही मोनिका को बहुत तेज दस्त लग जाते हैं। वो बार बार शौचालय आती जाती है। शाम को सभी रिश्तेदार मोनिका की मुंह दिखाई के लिए आते हैं, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो बाहर नहीं जा पा रही थी। ये देखकर सरला बहुत गुस्सा होती है और वो मोनिका से जाकर कहती है, ये सब क्या है मोनिका? सब रिश्तेदार तेरी मुंह दिखाई के इंतजार में बैठे हैं और तू है कि बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। सासू माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकती। लेकिन हुआ क्या है? सासू माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे दस्त लग गए और बार बार मुझे हल्का होने के लिए शौचालय जाना पड़ रहा है। उधर कविता और तारा अपने कमरों में बैठकर मोनिका को परेशान होता देख इस बात का आनंद ले रही होती हैं। वो दोनों आपस में मोनिका की हालत को लेकर बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ सरला आ जाती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। ओह, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है। बेशर्मो, तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इस मोनिका ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? अरे नाराजगी तो मुझसे थी, इसकी सजा मुझे